अब ये इनके बयान, जो चंद्रशेखर भाई के बयान, ये इस तरह से हैं। और ये रोहिणी घाबड़ी इस पे पलटवार कर रही है, कह रही है सांसदी अगर ईमानदारी से लाई होती। अब ये बताइए कि किस बेईमानी से सांसदी आई है इनके पास में, किस जगह पे इन्होंने बेईमानी किया है और कहां पर किस तरह से बेईमानी करके वोट डलवाए, और 1 लाख वोटों से इनकी जो जीत हुई वो कैसे हुई, कहां से 1 लाख वोट लाए। अगर ये मान लेते हैं कि आप ही के वर्ड है, ये मेरे नहीं है, आप ये कहती हैं कि मैंने वहां पर जो नगीना में जो इनका जो चुनाव लड़े, वहां की थ्योरी मैंने बनाई थी, चुनाव मैंने लड़वाया था, तो इसका मतलब आपने फ्रॉड किया था। आपने फ्रॉड करके इसमें इनको वोट डलवाए थे। 1 लाख ये वोट आपने डलवाई, ये कहां से डलवाई, ये बात आपकी है, ये मेरी बात नहीं है। तो इस बात को आप समझिएगा कि आखिर में जब वो सांसद बन गए तो आपके अंदर चिढ़ क्यों हो गई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शतमारक रंग नंबर और शतमारक राइट नंबर भी, और मैं लालचंद शतमारक। हमारे इस YouTube मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। साथियों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जरा थोड़ा गौर करें इस पर। एक समय ऐसा था कि जो पुराने जमाने पे लोग क्या करते थे कि हर एक किसान के पास में एक कुत्ता होता था, और वो कुत्ता को वो अपने साथ में रखते थे, और कुछ लोग तो अब भी रखते हैं, बाकी देहातों की मैं बात कर रहा हूं कि किसान के पास में एक कुत्ता होता था, वो बहुत जबरदस्त होता था। तो इसी तरह से एक कुत्ता न पाल करके एक किसान ने एक कुतिया को पाल लिया, और वो कुतिया बहुत चालाक थी। अब क्या होता है कि वो कहीं किसी बारात में जा रहे थे, तो वो समय पर गाड़ी बैल का जमाना था, तो गाड़ी बैल से पूरा परिवार गाड़ी पे बैठाला, और वो किसान गाड़ी हाँक रहा था, और वो कुतिया आगे आगे जा रही थी। वो ये सोच रही थी कि अब मैं जिधर को जाऊंगा गाड़ी उधर को जाएगी, ये उसको भ्रम हो गया, और वो कुतिया आगे आगे जा रही है, आगे आगे चली जा रही है। इसके बाद में जब मुड़ने का जब रास्ता आया तो कुतिया आगे निकल गई और ये बैलगाड़ी मुड़ गई। जब बैलगाड़ी मुड़ी तो कुतिया को ऐसा लगा कि यार ये मेरे साथ में अनर्थ हो गया, ये लोग मेरे पीछे क्यों नहीं आए, और कुतिया वहीं पर बैठ गई, बैठ करके भौंकने लगी। मालिक ने, किसान ने ये सोचा कि ये पता नहीं क्या, वो समझ नहीं पाया किसान। बाकी उसने उसको बुलाया कि धरा शोर न मचा। अब वो कुतिया थोड़ी देर तो बैठी रही, फिर इसके बाद में मन मार करके धीरे धीरे कुछ देर तो पीछे पीछे गाड़ी के चली, इसके बाद में फिर गाड़ी के आगे हो गई। बोले अब तो गाड़ी हमारे पीछे पीछे आएगी। इसी तरह से वो कुतिया आगे आगे जा रही है और गाड़ी पीछे पीछे जा रही है। रास्ते में एक ऐसी जगह मिलती है कि जहां पर एक पुल बना हुआ था, तो उस पुल के नीचे से रास्ता था। तो उस पुल के नीचे एक चिड़िया ऊपर को पैर किए हुए बैठी थी। तो कुतिया ने उसको देखा, तो उस कुतिया ने उस चिड़िया से कहा कि भाई तू ऊपर को पैर क्यों किए बैठी है, तू ऊपर को पैर करके क्यों सो रही है। तो उस चिड़िया ने कहा कि अरे पगली, तू जल्दी यहाँ से निकल, मैं पुल को साधे हूं, नहीं तो ये पुल गिर जाएगा। अब ये कुतिया ने सोचा कि हाँ ये पुल को साधे है, इतनी दूर पुल। उसने कहा अरे छोड़ो हटाओ, पागल है, और ये छोड़ करके चली गई। अब ये मेरी कहानी ऐसे समाप्त होती है। आप मेरी इस कहानी से, मैं किसी के ऊपर नहीं रखता, मगर मैं एक कहानी आपको, एक घटना की मैं बात बता रहा हूं आपको। एक घटना जो चंद्रशेखर के ऊपर जो प्रयागराज में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में क्या होता है कि वहां पर चंद्रशेखर को अरेस्ट किया जाता है, और कुछ देर के लिए फिर वहां दंगा भी भड़कता है, और उस परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में गलत होता है। अब इस समय सोशल मीडिया पे सारा कुछ पता है, सब लोग जानते हैं, तो पुनरावृत्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां पर पीड़ित परिवार के साथ में प्रशासन गलत करता है। मतलब जिन लोगों ने नहीं गलत किया, जो मौके पर नहीं थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने जेल में भेजा। और जब ये जेल में भेजा तो रोहिणी घाबड़ी ने एक अपना बयान दिया। बयान में उसने ये कहा कि ये चंद्रशेखर इस दलित समाज के साथ में अपघात करते हैं, और नवयुवक साथियों को, नवयुवक जो बच्चे हैं उनको झगड़े में फंसा करके उनको जेल में डालने का काम करते हैं। इस तरह से बच्चों के भविष्य का निर्माण बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से तमाम सारी बातें जो है तो उन्होंने
सोशल मीडिया पर डाली और ट्वीट किया, और इस तरह से जो है तो एक बहुत बड़ा लांछन लगाया उसको लेकर के। अब इसके बाद में क्या होता है कि भाई चंद्रशेखर जी एक वकीलों की टीम बनाते हैं और वकीलों को टीम बना करके वहां पर भेजते हैं। भेज करके वहां पर वकीलों की टीम जाती है और जा करके वहाँ जो पीड़ित परिवार थे, पीड़ित परिवार से वो लोग मिलते हैं, मिल करके उनको बड़ा सहयोग करते हैं। और सरकार से जो है तो वकीलों ने जो मांग किया है कि इनकी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए, इनके मकान बनवा जाए, इनको 50-50 लाख रुपया का सहयोग किया जाए। और जिस घर से जो पीड़ित परिवार है, जिस घर से वो लड़का खत्म हुआ है, उसको उसके घर से एक को नौकरी दी जाए। इस तरह से ये लोग वहां पर जाकर के ये मांग करने का काम कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और वहां पर जो हो तो जो लोग वहां पर जेल में हैं तो उनसे जेल से रिहा करवाने के लिए वकील की टीम वहां पहुंचती है, प्रयागराज पहुंच करके उनके आधार कार्ड और भी उनको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट लेकर के लेते हैं और लेकर के जो हो तो वहां से जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि डॉक्टर रोहिणी घाबड़ी कहती है कि अब ये कहते हैं कि जब वो इनसे जब दाल नहीं गई, ये सोचा कि अब ये तो मामला सुधार पे जा रहा है। अब ये इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आखिर मैं करूं तो मैं क्या करूं। किसका? रोहिणी घाबड़ी का। क्योंकि वो परास्त करने के चक्कर में है, पराजित करने के चक्कर में है, इनकी छवि को धूमिल करने के चक्कर में है। तो अब वो उनकी दाल गल नहीं रही है। जब दाल नहीं गल रही है तो अब ये क्या कह रही है, अब इनको सुनिए। डॉक्टर रोहिणी घाबड़ी कहती हैं कि औरतों को खिलौना समझने वाले को आज एक औरत ने खिलौना बना दिया तो अब फड़फड़ा रहे हैं। अब ये समझिए, इस बात को आप समझिए कि चंद्रशेखर औरतों को खिलौना बना रहे। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस बेटी को एक की नहीं बहुत, वो तो न जाने कितना लोगों को साथ देते हैं और न जाने कितनी बेटियों की आबरू को बचाते हैं, न जाने कितनी बेटियों को जलाया गया और चंद्रशेखर वहां पहुंचे, न जाने कितनी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, वो वहां पर पहुंचे, उनको बचाने का काम किया। अब आज ये अराजक तत्वों के द्वारा ये यहाँ पर जो प्रयागराज में जो हिंसा की गई, ये एक साजिश के तहत इसके तमाम सारे प्रमाण भी मिलते हैं कि किस तरह से इनके साथ में साजिश की गई और किस तरह से इनको वहां पर जो तो दंगा किया गया। तो ये रोहिणी घाबड़ी जो कहती हैं कि औरतों को खिलौना समझने वाले, मैं ये जानना चाहता हूं रोहिणी घाबड़ी आपसे कि आप उस औरत को बताइए जिस औरत को चंद्रशेखर भाई ने खिलौना समझा हो और खिलौना समझ करके जो हो तो उस खेल किया हो। आप उस औरत को बताइए, एक औरत को बताइएगा। इसके बाद में अब ये करें कि फड़फड़ा रहे हैं, अब फड़फड़ा रहे हैं और सांसदी में अगर मेहनत करके ईमानदारी से अगर मिली होती तो आज ये खोने का भय नहीं होता। अब ये समझ लीजिए कितनी घटिया सोच है। और जबकि इससे पहले चंद्रशेखर ये कह चुके हैं कि मैं अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए मैं हद को पार कर जाऊंगा और मैं कभी भी अपनी समाज पर आंच नहीं आने दूंगा। मेरा एक एक कतरा इस समाज के लिए मरेगा मिटेगा। अब ये इनके बयान, जो चंद्रशेखर भाई के बयान, ये इस तरह से हैं। और ये रोहिणी घाबड़ी इस पे पलटवार कर रही है, कह रही है सांसदी अगर ईमानदारी से लाई होती। अब ये बताइए कि किस बेईमानी से सांसदी आई है इनके पास में, किस जगह पर इन्होंने बेईमानी किया है और कहां पर किस तरह से बेईमानी करके वोट डलवाए। और 1 लाख वोटों से इनकी जो जीत हुई वो कैसे हुई, कहां से 1 लाख वोट लाए। अगर ये मान लेते हैं कि आप ही के वर्ड है, ये मेरे नहीं है, आप ये कहती हैं कि मैंने वहां पर जो नगीना में जो इनका जो चुनाव लड़े वहां की थ्योरी मैंने बनाई थी, चुनाव मैंने लड़वाया था, तो इसका मतलब आपने फ्रॉड किया था। आपने फ्रॉड करके इसमें इनको वोट डलवाए थे। 1 लाख ये वोट आपने डलवाई, ये कहां से डलवाई? ये बात आपकी है, ये मेरी बात नहीं है। तो इस बात को आप समझिएगा कि आखिर में जब वो सांसद बन गए तो आपके अंदर चिढ़ क्यों हो गई। आप ही की बात है, ये मेरी बात नहीं है। तो साथियों, इस बात को समझना जरूरी है कि इनके भाई चंद्रशेखर जी का साथ छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है और एक अच्छे व्यक्ति पर ये कीचड़ उछालना भी एक ठीक बात नहीं है। अब ये इतना सब कुछ कर रही हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, करो, खूब करो, मगर सोशल मीडिया पर ही क्यों कह रही हैं?
आप कोर्ट क्यों नहीं जा रही? अब ये महिला आयोग से इन्होंने एक बार कंप्लेन किया, मगर कंप्लेन महिला आयोग ने इनकी नहीं सुनी, और तो दोबारा इन्होंने किया, और दोबारा में ये क्या कह रही हैं? दोबारा में कह रही हैं कि मैंने पिछले कंप्लेन किया था और मैं दोबारा कंप्लेन कर रही हूं, मेरी सुनवाई कब होगी और कैसे होगी? ये एक धमकी भरे शब्दों से जो तो चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए जो तो इस बात को ये कह रही है। तो इस तरह से अगर आपके साथ में अन्याय हुआ है, ठीक है, आप किसी भी कारण से आप सधे रहे, नहीं बोले, अरे तो अब आप बोल रहे, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रही? आप वहां स्विट्जरलैंड पे बैठ करके यहाँ पर जो तो न जी रहे हैं सही ढंग से, न जीने दे रहे हैं। अरे आप तो सही ढंग से जी रहे हैं, आप तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, आप तो अपने काम, जब काम से फुर्सत मिला तो इधर के लिए आपने बकवास शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपनी भी मर्यादा को आपने अपनी मर्यादा तो रखी नहीं, तो अब अगले की कहां ले जाएंगे इस देश को, कहां ले जाएंगे इस समाज को? तो इस तरह से उल्टे सीधे ट्वीट करना बंद कर दे। और मैं ये चाहूंगा कि सरकार से कि सरकार इनके ऊपर कुछ एक्शन ले, जबकि उन्होंने कह दिया है कि मैं कोर्ट के पहले कुछ नहीं कह सकता, और उन्होंने जो कहा है वो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं अपने समाज की इज्जत और आबरू को मिट्टी पे नहीं मिलने दूंगा, और मैं इसके लिए जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ता रहूंगा, और मेरा एक एक कतरा इस समाज के लिए रहेगा। संसदी आज रहे चाहे अभी चली जाए, मुझे संसदी की कोई परवाह नहीं है। इस बात पर इनका ये ट्वीट कितना खतरनाक है, और ये उल्टा क्यों बोल रही है। इसके बाद में साथियों एक और मैं नई खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि जैसे एक बाबा साहेब को मिटाने का काम कर रहा है एक आनंद स्वरूप जो चीफ है, ये कह रहा है कि अब जय भीम नहीं भारत, जय भीम नहीं भारत, अब लोग बोलेगा, अब लोग जय भीम नहीं, अब भारत बोलेगा BN राव, जिसे 70 सालों से छिपाया गया। आज नहीं, BN राव हिंदू चेतना और राजनीतिक क्रांति का प्रतीक बन चुका है। तो मैं इस विद्वान से ये कहना चाहूंगा, और इसके बोलने के बाद में ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय। बस मैं सिर्फ इनसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आप अगर भारत माता बोल रहे हैं तो आपका पिता कहां है? आप भारत माता की जय बोल रहे हैं तो आपका पिता आखिर में है कहां? अगर यानी कि भारत का पति कहां है अगर आप माता बोलते हैं? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने इस देश को भारत कहा है, इंडिया कहा है, और इसको हिंदुस्तान नहीं कहा, इस देश को हिंदुस्तान नहीं कहा, इंडिया कहा और भारत का। दिस इज ए इंडिया, यह एक इंडिया है, यह एक भारत है। और जिसने इस भारत का संविधान बनाया उसको कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? इसका मतलब है केवल आपको दंगा भड़काना है। अगर आप उनका संविधान पढ़े होते तो आपको पता होता कि BN राव हैं संविधान निर्माता, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और जब आप कहते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता नहीं है, ये भारत है, भारत माता नहीं है। अगर भारत माता है तो इसका बाप भी कहीं होना चाहिए, इसका पति भी कहीं होना चाहिए। अगर इसका पति नहीं है तो आपका बाप होना चाहिए। कहां है आपका बाप? कैसे आप भारत माता इसको कहते हैं? इसलिए मैं ऐसे विद्वान महापुरुषों से ये कहना चाहूंगा कि सोच समझ करके अपनी वाणी का उच्चारण करें, संविधान को पढ़े, इतिहास को पढ़े। केवल मनुस्मृति पढ़ लेने से इस समाज के ऊपर, इस देश के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मानते हैं संविधान और मनुस्मृति पर इस समय जोरदार की टक्कर चल रही है। मनुस्मृति वाले चाहते हैं, चूंकि वो समाज में असमानता चाहते हैं, मनुस्मृति क्यों लागू करेंगे? क्यों लोग लागू करेंगे? कौन अपने झाड़ों पे पिछवाड़े में दबाएगा? कौन गले में हाथी टांगने काम करेगा? किसकी माँ बहन बेटी फराद है जो आपकी मर्यादा आपकी लुटा देगी इस हिंदू धर्म में जाकर के, इस मनुस्मृति में जाकर के? बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसमें बाबा साहब ने ये नहीं लिखा कि सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, या ईसाई धर्म अलग है। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। ये लिंगायत अलग है, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने सभी धर्मों को समान कर दिया।
समानता का अधिकार दिया, समान अधिकार है सभी को, सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। और इसमें ऊंचा नीचा भेद, छोटा बड़ा भेदभाव, छुआछूत, ये सब भरा पड़ा है। कौन जाएगा वहां? हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म बचाओ। अरे भाई, जब आपका धर्म अच्छा है तो बचाने की जरूरत ही क्या है? लोग अपने आप दौड़े चले जाएंगे, अपने आप आपका धर्म बढ़ जाएगा। फिर इसको आप इसका जो होता है इतना बड़ा प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? तो इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, ये जो आडंबर और ये बवंडर जो ढोंग हो रहा है, इस पर विचार करिएगा, झगड़े फिसाद में ना पड़िएगा। ऐसे तमाम से ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने को विद्वान बना करके, विद्वान मान करके आ गए, सोशल मीडिया में बस बड़बड़ाने लगे, हो गया हमारे देश का कल्याण हो गया। देश में अभी चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव के समय पर एक न एक बवंडर होता रहेगा, एक न एक बखेड़े खड़े होते रहेंगे। अभी मैं उन भक्तों से कहना चाहूंगा कि अभी जो होता है, कांवड़ यात्रा चल रही है, अब कांवड़ यात्रा में ये अराजक तत्व कहां से जाते हैं? अब क्यों फड़फड़ा रहे हो? ये अराजक तत्व तो पैदा ये इसी सरकार ने किया है। अगर ये सरकार सही ढंग से इनको शिक्षा देती, सही ढंग से इनको रोजगार देती, इनकी नौकरियां अगर लग जाती, तो ये अपने ड्यूटी में होते, वहां वो कांवड़ लेकर के ना जाते। तो ये सब खिसियाने बैठे हैं और इसीलिए वहां तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि अब उनको बर्दाश्त तो है नहीं है भाई। अब उनके पास में बेरोजगार है, पैसा है नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, और भगवान में किसी ने आकर कहीं से प्याज का कोई टुकड़ा कहीं से मिल गया तो वो भक्ति उनकी खंडित हो गई, तो ले दनादन दे दना सब दन शुरू कर दिया। जो जाओ लगाओ मुकदमे, कितने मुकदमे लगाओगे? एक दिन अगर यही चलता रहा तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, लोग भड़केंगे, जेल जाएंगे, कितने को जेल डालोगे? इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगा कि ऐसे अराजक तत्वों पर ध्यान न दें, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को बोलना सिखाएं ताकि वो अपनी बात कह सके। आपकी बात कोई पड़ोसी कहने नहीं आएगा, आपकी बात आपको स्वयं कहना होगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, उनको बोलना सिखाओ, शिक्षा की ओर जाओ। ये साथियों, मैं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आपने मेरा पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये मेरी बातें या मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।